हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मीसा मैदर और आप देख रहे हैं चैनल फिजिक्स ट्यूब। तो पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चंस किए मेंस और नीट के लेवल के। टॉपिक था हमारा इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। आज उसी टॉपिक में हम लोग एडवांस के लेवल के क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस हम वो लेंगे जिनको मैं देखता हूँ कि काफ़ी बच्चे आंसर तो सही निकालते हैं, बट या तो कॉन्सेप्ट गलत रहता है, आंसर सही आ जाता है बट कॉन्सेप्ट गलत रहता है, या फिर लंबे मेथड को का अप्रोच होता है, लंबा मेथड फॉलो करते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन हमारा है मैच द कॉलम। देखिए यहाँ पर एक साइड में कॉलम दिया हुआ है, कॉलम 1 कॉलम 2। इन कॉलम्स को मैच कराना है फॉर द फॉलोइंग फिगर, यानी इस फिगर के लिए जो कॉलम दिया उनको मैच कराना है। फिगर में है क्या, गिवन Q1 Q2 Q3 Q4 आर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, यानी ये जो चार्जेस एक्स एक्सिस पे रखे हुए हैं ये सबका मैग्नीट्यूड सेम है, ये इनके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, और वाई एक्सिस पे एक पॉजिटिव चार्ज स्मॉल q रखा हुआ है। और कॉलम में, पहले कॉलम में नेचर ऑफ चार्ज है, यानी जो चार्जेस रखे हैं इनका नेचर दिया हुआ है कि सब के सब पॉजिटिव है, किसी केस में कुछ पॉजिटिव है कुछ नेगेटिव है। और दूसरे कॉलम में इस प्लस क्यू पे इन चारों की वजह से जो नेट फोर्स आएगा उसका डायरेक्शन दिया है। किसी में दिया है पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे आएगा नेट फोर्स का डायरेक्शन, किसी में नेगेटिव एक्स एक्सिस पे। अब इसमें पहले तीन तो हो जाते हैं, चौथा वाला भी हो तो जाता है बट गलत कॉन्सेप्ट लगा के। तो वही देखना है हम लोगों को कि भाई क्या हम लोग उसमें गलत करते हैं, आंसर सही आ जाता है, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए फिगर ए के लिए ऐसा होगा कुछ, ये जो प्लस क्यू है थोड़ा अपने दूर बना दिया है, इस प्लस क्यू पे ये सभी फोर्स लगाएंगे और चलिए देखते हैं सबका फोर्स किधर किधर होगा। देखिए Q1 पहले ए में सबके सब पॉजिटिव है, ये सब पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो Q1 जो है वो इसको रिपेल करेगा F1 फोर्स है, Q2 भी इसको रिपेल करेगा, बट Q2 की देखिए क्योंकि बड़ा पास में है Q2 तो इसका फोर्स ज़्यादा बड़ा होगा, तो इसको हम बड़ा बना रहे हैं F2। और Q3 ये भी रिपेल करेगा, और जितने फोर्स से Q2 रिपेल करेगा उतनी फोर्स से Q3 रिपेल करेगा। रीज़न इसका है कि भाई जो दूरी इसके साथ है वही दूरी इसके साथ है और सभी दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है। तो ये हो गया हमारा F3। और फिर लास्ट में जो Q4 है ये भी रिपेल करेगा, और ये जो रिपेल करेगा वो इसी के फोर्स, यानी इसी के फोर्स से रिपेल करेगा, यानी जितने फोर्स ये रिपेल कर रहा है उतने ही फोर्स से ये भी रिपेल करेगा, क्योंकि जो दूरी इसके साथ है वही दूरी इसके साथ है, राइट। तो इस चार्ज पे चार फोर्सेस आए, इसकी वजह से F1, इसकी वजह से F4, इसकी वजह से F2 और इसकी वजह से F3। अब देखिए साफ समझ में आ रहा है, ये दोनों बराबर तो इनका रिजल्टेंट बीचों बीच से जाएगा, और ये दोनों बराबर तो इनका रिजल्टेंट बीचों बीच से जाएगा, और जो मिला जुला के नेट फोर्स आएगा वो पॉजिटिव वाई एक्सिस पे आएगा, यानी A के लिए R मैच करेगा। अब दूसरे केस में, B केस में Q1 Q2 पॉजिटिव है और Q3 Q4 नेगेटिव है। चलिए देखते हैं इस केस में क्या होगा। ये तो पॉजिटिव चार्ज यहां पे रखा हुआ है, इसको दूर बना दे रहे हैं। ये रिपेल करेगा F1 फोर्स से, ये भी रिपेल करेगा, ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, और ये ज़्यादा बड़े फोर्स से रिपेल करेगा, फोर्स इसी लाइन के लॉन्ग जाएगा F2। ये अट्रैक्ट करेगा क्योंकि नेगेटिव है, और जिस फोर्स से ये रिपेल करेगा उसी फोर्स से ये अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड तो सेम है और डिस्टेंस भी सेम है। और Q4 भी अट्रैक्ट करेगा, और ये इसी फोर्स से अट्रैक्ट करेगा क्योंकि जो दूरी इसके साथ है वही दूरी इसके साथ है। तो ये हो गया हमारा F4। अब इस केस में देखिए इन दोनों का भी रिजल्टेंट यानी F3 और F2 का भी रिजल्टेंट जाएगा बीचों बीच से, यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, और F1 F4 का भी रिजल्टेंट जाएगा बीचों बीच से, यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। तो जो नेट फोर्स आया प्लस क्यू पे केस बी में आया पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग, यानी केस बी के लिए हमें मिलेगा P, यानी कि A मैच हो रहा है R के साथ और B मैच हो रहा है P के साथ, क्योंकि केस बी में हम देख रहे हैं कि नेट फोर्स आ रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग। सी केस पे आते हैं। केस सी में Q1 और Q4 पॉजिटिव हैं, Q1 Q4 पॉजिटिव,
और Q2 Q3 नेगेटिव है, ये देखिए नेगेटिव हो गया। अब इस पे नेट फोर्स निकालते हैं, तो Q1 इसको रिपेल करेगा, इस प्लस Q को जो कि दूर बनाया है रिपेल करेगा, मान लेते हैं F1 फोर्स से। तो Q2 अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और ज़्यादा बड़े फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि Q2 पास में है Q1 के कंपैरिजन में। तो ये हो गया हमारा F2। इसके बाद Q3 भी अट्रैक्ट करेगा और उतना ही फोर्स से अट्रैक्ट करेगा जितनी फोर्स से Q2 अट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि दोनों चार्जेस सेम हैं, Q2 और Q3 मैग्नीट्यूड सेम है और डिस्टेंस भी सेम है। तो ये हो गया हमारा F3। और फिर Q4 इसको रिपेल करेगा और उसी फोर्स से रिपेल करेगा जिस फोर्स से Q1 अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये हो गया हमारा F4। अब इन चारों का रिजल्टेंट देखते हैं किधर जाएगा। अब देखिए, ये दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड भी कम है और इनके बीच में एंगल भी ज़्यादा है। ध्यान रखिएगा, वेक्टर में अगर एंगल बढ़ जाता है तो रिजल्टेंट कम हो जाता है, ठीक। तो इन दोनों फोर्सेस के बीच में एंगल भी ज़्यादा है और ये फोर्सेस छोटे हैं, तो इनका रिजल्टेंट छोटा आएगा F1 और F4 का। और F2 F3 बड़े फोर्सेस हैं और इनके बीच में एंगल भी कम है। देखिए यहाँ पर ये एंगल छोटा है, ये एंगल बड़ा है, तो इस वजह से इन दोनों का रिजल्टेंट F3 F4 का जो रिजल्टेंट है वो इन दोनों के रिजल्टेंट से बड़ा आएगा। और अब इन दोनों का रिजल्टेंट नीचे की तरफ आएगा, क्योंकि इन दोनों का नेट नीचे आया जो कि बड़ा है, इन दोनों का नेट ऊपर आया जो कि छोटा है। तो अब इसका निकालना होगा, तो ये ऊपर ये नीचे, तो नेट फोर्स नीचे की तरफ आएगा। यानी कि सी केस में, थर्ड केस में, सी वाले में जो नेट फोर्स आ रहा है वो आ रहा है नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ, यानी सी मैच करेगा एस के साथ। अब आते हैं केस डी पे। अब केस डी में देखिए क्या हो रहा है। केस डी में सवाल कह रहा है कॉलम 1 में कि Q1 Q3 पॉजिटिव है और Q2 Q4 नेगेटिव है। यहां पे फिगर बना दिया है, Q1 और Q3 पॉजिटिव हो गए, Q2 Q4 नेगेटिव हो गए, और यहां पर रखा हुआ है प्लस Q जो कि यहां बना हुआ है। और अब इस पे नेट फोर्स का डायरेक्शन बताना है हम लोगों को। तो चलिए देखते हैं क्या होगा। Q1 इसको रिपेल करेगा, पॉजिटिव है तो रिपेल करेगा किसी फोर्स से, मान लेते हैं कि वो फोर्स F1 है। फिर Q2 नेगेटिव है तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, और Q3 पॉजिटिव है तो ये फिर से रिपेल करेगा, और जितने फोर्स से Q2 अट्रैक्ट करेगा उतनी ही फोर्स से Q3 रिपेल करेगा, क्योंकि डिस्टेंस दोनों से बराबर का है, चार्जेस का मैग्नीट्यूड भी सेम है। तो ये F3 इधर चला गया, F3 F2 तो बराबर है। और फिर लास्ट में ये हमारा Q4, ठीक, और Q4 इस चार्ज को जो कि पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा F4 से, और F4 और F1 की वैल्यू सेम रहेगी, राइट। अब यहाँ पर हम एक बड़ी कॉमन सी मिस्टेक कर सकते हैं यहाँ पर, जो मैंने देखा है अक्सर बच्चों को करते हुए, वो ये कि ये दोनों फोर्सेस बड़े हैं तो इनका रिजल्टेंट बड़ा आएगा, ये दोनों फोर्सेस छोटे हैं तो इनका रिजल्टेंट छोटा आएगा, और जो नेट आएगा वो इस तरफ आएगा नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। तो देखिए आंसर तो यही है कि नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होगा, बट ये लॉजिक करेक्ट नहीं है। करेक्ट क्यों नहीं है इसको समझिए। देखिए दो वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट है वो सिर्फ उनके मैग्नीट्यूड पे डिपेंड नहीं करता, उनके बीच के एंगल पे भी डिपेंड करता है। जैसे वेक्टर्स भले बड़े मैग्नीट्यूड के हों, बट अगर एंगल ज़्यादा है तो हो सकता है कि रिजल्टेंट कम हो। जैसे कि ये केस देखिए, जैसे दो वेक्टर हैं, मान लेते हैं मैग्नीट्यूड 5 के, दो वेक्टर हैं, मैग्नीट्यूड उनका 5 है और उनके बीच में एंगल 60 डिग्री है, तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो रिजल्टेंट वाले फॉर्मूले से 5√3 आएगा, उसी फॉर्मूले से √a² + b² + 2ab cos थीटा। और 5√3 को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो √3 होगा 1.7, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 8.5। दूसरा केस लेते हैं जिसमें दो वेक्टर्स को हम कर देते हैं मैग्नीट्यूड 6 का, और उनके बीच में एंगल बजाय 60 के 90 कर देते हैं। यानी कि दो वेक्टर्स ले लेते हैं, अब दोनों का मैग्नीट्यूड 6 है और उनके बीच में एंगल 90 डिग्री है। तो अब जो रिजल्टेंट आएगा उसी रिजल्टेंट वाले फॉर्मूले से वो आएगा 6√2। तो 6√2 को आप सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 8.4। कैसे 8.4? भाई 6 है, फिर ये √2 होगा 1.4, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 6 × 1.4 यू विल गेट 8.4। तो आपने क्या देखा? हमने ये देखा कि इस केस में वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड छोटा है बट इनका रिजल्टेंट बड़ा आ रहा है। इस केस में वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड बड़ा है बट रिजल्टेंट छोटा आ रहा है। रीजन कि एंगल इस केस में वेक्टर्स के बीच में बड़ा है। इसी तरीके से हम ये नहीं कह सकते कि ये दोनों फोर्सेस बड़े हैं तो रिजल्टेंट बड़ा होगा और ये दोनों छोटे हैं तो रिजल्टेंट छोटा होगा। रीजन इसका ये है कि ये बड़े जरूर हैं
बट इनके बीच में एंगल भी बड़ा दिख रहा है हम लोग को। ये दोनों छोटे हैं और इनके बीच में एंगल भी हमें छोटा दिख रहा है। तो हम एक दूसरी अप्रोच लेंगे और ये करेंगे कि इन दोनों का रिजल्टेंट पहले निकालें जो कि इस तरफ जाएगा। क्यों जाएगा ये 1 मिनट के बाद एक्सप्लेन कर रहे हैं हम। और इन दोनों का रिजल्टेंट निकालें जो कि इधर जाएगा। और अब इसका और इसका रिजल्टेंट इधर जाएगा। तो आंसर आया हमारा नेगेटिव एक्स एक्सिस। अब ये समझते हैं कि भाई F3 और F1 का रिजल्टेंट इधर क्यों आएगा। अब इसके लिए काम करते हैं, जो चार्ज यहां पे रखा है प्लस स्मॉल q, इसको यहां पे रख के देखें और तब देखें कि F1 और F3 का रिजल्टेंट किधर जा रहा है। तो इसके लिए फिगर बना देते हैं। ये Q1, Q2, Q3 और ये Q4, ये पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव। और ये जो स्मॉल q था इसको यहाँ पर रख दिया हम लोगों ने। अब जब स्मॉल q ऊपर से नीचे आ जाएगा बीचों बीच में, तो देखिए Q1 का फोर्स जो हम F1 कह रहे हैं वो इधर होगा और Q3 जो है वो इधर होगा। Q3 का फोर्स F3 इधर होगा, F3 बड़ा होगा और F1 F3 का रिजल्टेंट इस तरफ जाएगा नेट, क्योंकि ये बड़ा है। अब इसी Q को अगर हम ऊपर लेके चलें तो देखिए इसका फोर्स इधर हो जाएगा, यानी जो F1 था इधर, वो F1 घूम जाएगा, थोड़ा छोटा भी हो जाएगा। और F3 जो ऐसे जा रहा था ऊपर जाने पर इधर हो जाएगा, राइट। तो जो रिजल्टेंट F1 F3 का इधर जा रहा था, थोड़ा सा ऊपर जाने पर, y एक्सिस पर जाने पर, जब इस Q को यहाँ लेके चले जाएंगे तो F1 थोड़ा सा इधर घूम जाएगा, F3 भी इधर घूम जाएगा और देखिए ये जो रिजल्टेंट था ये भी थोड़ा सा इधर घूम जाएगा। फिर और ऊपर चलेंगे हम लोग, F1 और इधर हो जाएगा, F3 और इधर हो जाएगा और ये रिजल्टेंट भी थोड़ा सा और इधर घूम जाएगा। इस तरीके से करते करते काफी आगे निकल गए, तब F1 और F3 दोनों ऑलमोस्ट पैरेलल हो जाएंगे और तब जाकर रिजल्टेंट बिल्कुल y एक्सिस के ही अलोंग आएगा, राइट। इस हिसाब से हम देख रहे हैं कि इस Q को जैसे जैसे ऊपर लेके चलेंगे F1 F3 का रिजल्टेंट इस दिशा से घूमते 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 इन्फिनिटी तक जाते जाते बिल्कुल सीधा हो जाएगा, y एक्सिस पे आ जाएगा। इसका मतलब इन्फिनिटी से पहले ये y एक्सिस के लेफ्ट साइड। तो हमने देखा कि F1 F3 का रिजल्टेंट इधर क्यों जा रहा है। इस तरीके से हम F2 F4 को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, इनका रिजल्ट इधर आएगा और इन दोनों का फाइनल रिजल्टेंट इधर आएगा। तो ये इसकी सही लॉजिक थी जिसके बिना पे हम लोग इस सवाल को करेंगे। अगला क्वेश्चन एक इंटीजर टाइप बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें आंसर 0 से लेकर 9 के बीच में कोई इंटीजर होता है। तो क्वेश्चन है 4 point charges plus q each are rigidly fixed at 4 corners of a square film of side A. The surface tension of the film is gamma. The system of charges and the planar film are in equilibrium and small a is equal to k q square upon r whole power 1 by n, where k is a constant and k is a constant, then n is. तो फिर n क्या होगा, यानी n के आंसर 0, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, ऐसा कोई इंटीजर आएगा। तो चलिए पहले इसकी फिगर बनाते हैं कि एक सोप फिल्म हो गई स्क्वायर के शेप की, इसके हर कॉर्नर पे एक एक चार्ज रखा हुआ है, स्क्वायर का साइड a है और सभी चार्जेस इक्विलिब्रियम में, यानी किसी एक चार्ज को उठा ले तो उस पर नेट फोर्स 0 आएगा। अब देखिए इस चार्ज पे इन तीनों की वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फोर्स आएगा वो इधर आएगा, राइट। और ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा वो हम कैलकुलेट भी कर चुके हैं, बोर्ड लेवल वाला जो वीडियो था क्वेश्चंस का वहां पे कैलकुलेट कर चुके हैं, उसमें लास्ट क्वेश्चन था, जाके देखिएगा। तो हम इलेक्ट्रिक फोर्स निकाल सकते हैं। अब ये इलेक्ट्रिक फोर्स बैलेंस होगा सरफेस टेंशन के फोर्स से। सरफेस टेंशन का फोर्स का फॉर्मूला होता है सरफेस टेंशन मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। तो फिर हम इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स निकालें, फिर सरफेस टेंशन का फोर्स निकालें और फिर दोनों को इक्वेट कराएं, तब जाके हमारा आंसर निकलेगा। इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा, इससे कम टाइम में देखिए कैसे करें। ये क्वेश्चन एक्चुअली कूलर लॉ सरफेस टेंशन के साथ साथ डायमेंशंस पे भी बेस्ड है और इस कॉन्सेप्ट से अगर करेंगे तो फौरन आ जाएगा आंसर, बहुत जल्दी आ जाएगा। देखिए कैसे, ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स आएगा वो किसी एक चार्ज के फोर्स का, किसी एक चार्ज का, इसका या इसका, किसी एक चार्ज के फोर्स का कुछ टाइम्स होगा, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, ठीक, √2 टाइम्स एनीथिंग। यानी कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स आया उसमें वो आएगा कोई कांस्टेंट 2, 3, 4, √2 कुछ भी इनटू किसी एक चार्ज का फोर्स। तो ये हो जाएगा हमारा एक चार्ज का फोर्स K
Q1 Q2 Q स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। वैसे देखा था हम लोगों ने जब सॉल्व किया था इसको, तो आया था √2 + 1/2, राइट। तो खैर उसको जाने देते हैं। अब सरफेस टेंशन का फोर्स जो आएगा Ft, वो होगा सरफेस टेंशन जो हमें गामा दिया हुआ है, फिर लेंथ का कुछ टाइम्स, साइड स्क्वायर की साइड ए है, लेंथ ए है, तो इसका कुछ टाइम्स लेना होगा, ठीक है, कोई कांस्टेंट जिसको C2 कहते हैं, C2 × A। ये दोनों फोर्सेस इक्वेट होने हैं, तो Fe इज इक्वल टू Ft। Ft किसके बराबर है? C1 K Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर और Ft C2 गामा A। तो यहां से हमें मिल गया C1/C2 K Q स्क्वायर अपॉन गामा इंटू A का क्यूब। अब हम लोग A क्यूब को लिख देंगे। देखिए पूरा भी कांस्टेंट आएगा, इसको एक और K कह देते हैं, K Q स्क्वायर अपॉन गामा। तो A जो बना वो बना हमारा 1/3। ये K की पावर 1/3 कांस्टेंट है, K पावर 1/3 वो नया कांस्टेंट होगा, उसको इसलिए K कह देते हैं। Q स्क्वायर अपॉन गामा होल की पावर 1/3। तो देखिए जो हमारा कैपिटल N था क्वेश्चन में, तो कैपिटल N किसके बराबर आ गया? इज इक्वल टू। तो ये थे हमारे कुछ जेईई एडवांस में पूछे गए सवाल, जिनको हमने करेक्ट लॉजिक के साथ और कुछ कम टाइम में कैसे किया जाए ये देखा। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे परमिटिविटी और डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में। तो अगर ये वीडियो आपको लगा कि फ़ायदा हुआ है तो इसको सब्सक्राइब करिए चैनल, और दूसरों के साथ शेयर करिए ताकि वो भी फ़ायदा उठा सकें। तो तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।